गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग NCERT फिजिक्स क्लास 12th के पहली एक्सरसाइज यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स को लगाने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है ये। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस हैविंग चार्जेस 2 × 10⁻⁻7 कूलम and 3 × 10⁻⁻7 कूलम placed 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यानी कि पहले क्वेश्चन में हमको दो चार्जेस दिए गए हैं और उन दो चार्जेस के बीच की दूरी दी गई है। हमको क्या निकालना है, इनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तुरंत हम इसको फिगर से जस्टिफाई करते हैं। 2 × 10⁻⁻7 कूलम एक चार्ज है और दूसरा है 3 × 10⁻⁻7 कूलम। ये पेज नंबर आपके 46 पर है। NCERT के फिजिक्स में आप लोग को लगाना है। इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो 30 सेंटीमीटर है। कोई दिक्कत नहीं है, सेंटीमीटर है, मीटर में बदलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। F = होता है बेटा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट करते हैं। K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9, 2 × 10⁻⁻7, पहले में 3 × 10⁻⁻7, दूसरे में 30 सेंटीमीटर है, 30 × 10⁻2 होल स्क्वायर हो जाएगा 9 × 10⁻9 × 6 × 10⁻14 ओवर ये हो जाएगा बेटा 900 × 10⁻4। ठीक हो जाएगा 6 × 10⁻9, 5 14 -5 और ये हो जाएगा 10⁻2। तो ये हो जाएगा 6 × 10⁻3 न्यूटन। और चूंकि दोनों चार्ज प्लस में दिए गए हैं ये हो जाएगा रिपल्सिव। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा आ गया। अगला क्वेश्चन हम लोग का बेटा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्जेस -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। दो चार्जेस दिए गए हैं, उनके बीच का फोर्स दिया गया है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। तो दो चार्ज स्फीयर हैं, एक 0.4 माइक्रोकूलम का है और दूसरा -0.8 माइक्रोकूलम का है। एक 0.4 माइक्रोकूलम, एक है -0.8 माइक्रोकूलम। इनके बीच का जो फोर्स है वो दिया गया है 0.2 न्यूटन। ठीक, ये चीज़ें हमको दी गई हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। इनके बीच का फोर्स, जाहिर सी बात है अट्रैक्शन होगा। इनके बीच की दूरी पूछी गई है, तुरंत वही फार्मूला F = K Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। तो F की जगह लिखेंगे 0.2, ये हो जाएगा 9 × 10⁻9, Q1 0.4 × 10⁻6, Q2 0.8 × 10⁻6। यहाँ ध्यान रखना चार्जेज को साइन कन्वेंशन के साथ नहीं लिया जाता है, ये याद रखना। तो R स्क्वायर हो गया। तो R स्क्वायर = क्या हो जाएगा 9 × 4 8 32, 0.32 हो गया। -6 -6 -12 +9 -3 अपान यहाँ हो जाएगा 0.2। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे, झंझट नहीं, ठीक है ना। 32 इसको लिख देंगे 32 × 10⁻3, इसको लिख देंगे 2 × 10⁻1। सारे डेसिमल को चेंज कर दिया हमने। 9 × 2 से डिवाइड करो आ जाएगा 16, 10⁻1 ऊपर जाएगा हो जाएगा 10⁻2। R = हो जाएगा √9 × 16 × 10⁻2। तो R = 9 का रूट हो जाएगा 3, 4 का रूट 16 का रूट हो जाएगा 4 और 10⁻2 का रूट हो जाएगा -1।
तो R इक्वल टू ये हो जाएगा 12 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, यानी कि R इक्वल टू 1.2 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी का। ठीक है ना। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन इसमें और पूछा गया था, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। पहला स्फीयर जो है वो दूसरे पर इतना फोर्स लगा रहा है, तो दूसरा पहले पर कितना लगाएगा फोर्स, यानी कि इस F की वैल्यू दी गई है तो ये F क्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सीधा से आंसर लिखना है कि सिंस द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए म्यूचुअल फोर्स therefore force on second charge sphere due to the first will also be 0.2 न्यूटन। दोनों फोर्सेज आपस में क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं। कहीं कहीं कंपटीशन में क्वेश्चन आता है कि इन दोनों फोर्सेज का रेशियो निकालो, तो ये दोनों फोर्सेज केवल डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं, मैग्नीट्यूड में ये आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। चेक द रेशियो ऑफ के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। हमको चेक करना है कि के स्मॉल के है इंटू ई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज है अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी इज डायमेंशनलेस। चेक करना है क्या चीज़ कि के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी, इसको चेक करना है कि यह डायमेंशनलेस है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसको बढ़िया से पढ़िए। आगे भी क्वेश्चन है, उसको अभी देखते हैं। तो इसको डायमेंशनलेस हमको प्रूफ करना है। तुम जानते हो बेटा के इंटू ई स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। यहाँ नीचे MEMP है, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन है। कुछ नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें के की डायमेंशन, ई की डायमेंशन, जी की डायमेंशन, MEMP, इन सब की डायमेंशन को निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको एक प्यारी सी ट्रिक बता रहे हैं, मज़ा आ जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, कैपिटल इसमें पता लगा कैपिटल जी की निकालो, MEMP, के ई सब की डायमेंशन रखो और तब रेशियो आए, कोई ज़रूरत नहीं। चलो सिंपल ट्रिक देखते हैं। के ई स्क्वायर R स्क्वायर से दोनों को डिवाइड कर दो। क्या दोनों को R स्क्वायर से डिवाइड करने पर कोई फर्क पड़ा? क्या कोई फर्क पड़ा इस पूरे क्वेश्चन पर? नहीं। अभी R स्क्वायर से काट दो, कोई फर्क नहीं। तो जो डायमेंशन इसकी होगी वही डायमेंशन इसकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि R स्क्वायर से इसमें भी डिवाइड किया, R स्क्वायर से इसमें भी डिवाइड किया। अब बताओ कि ई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर क्या है? ये दो चार्जेज के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये है F इलेक्ट्रिक, और ये क्या है? F ग्रेविटेशनल। तो एक तरह से ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या आ गया? रेशियो आ गया। और जब ये दोनों ही फोर्सेज हैं तो दोनों की फोर्सेज की डायमेंशन क्या हो जाएगी? M0 L0 T0। क्यों? सेम टाइप की क्वांटिटीज के रेशियो की कोई डायमेंशन नहीं होती। या इसको लिख भी दो MLT-2 अपॉन MLT-2, और यह क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है, लुक अप द टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो, व्हाट डज दिस रेशियो सिग्निफाइज। कह रहा है कि जितने भी कांस्टेंट हैं इनकी वैल्यू को तुम टेबल से ले लो, और टेबल से लेने के बाद इसके रेशियो को कैलकुलेट करो।
ठीक है ना। लुक ऑफ द टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट्स एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। तो आइए इसको देखते हैं कि किस तरह से इस वैल्यू को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो के ई स्क्वायर अपान जी एम ई एम पी है। के की वैल्यू तुम लोग जानते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ई क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का ही चार्ज यही होता है। जी क्या है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। सारी चीज़ें एसआई में रखी जा रही हैं। इंटू एम पी है मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। इतना हमारा क्या है, इतना केजी मास है। अब इस वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इस वैल्यू को अगर आप लोग कैलकुलेट करें तो आपको 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39 मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि इसमें पूछा क्या गया है लास्ट में कि व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है। तो इस रेशियो को तुरंत अगर हम इस तरह से करते हैं के ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर अपान जी एम पी अपान आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एफ ई, ये हो जाएगा एफ जी, ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39, है ना। तो ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, दिस रेशियो signifies that electric force between a proton and electron is 2.4 into 10 to the power 39 times to that of gravitational force between them, है ना। ये तब होगा जब दोनों के बीच में R बराबर हो, है ना। while distance is same for both केसेस, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं तब भी वही दूरी रखेंगे और जब ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल रहे हैं तब भी वही दूरी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 4 पॉइंट चार्जेज क्यू ए इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम, क्यू बी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलाम, क्यू सी इक्वल टू 2 माइक्रोकूलाम एंड क्यू डी इक्वल टू -5 माइक्रोकूलाम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of square? एक स्क्वायर है जिसके चारों कोनों पर 4 चार्ज दिए गए हैं, सेंटर में एक चार्ज रखा गया है। इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा ये हम लोगों को निकालना है। तो तुरंत देखते हैं क्या क्या दिया गया है, तुरंत जस्टिफाई करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को एक फिगर के माध्यम से। मान लेते हैं ए बी सी डी, एक ऑर्डर में हम ए बी सी डी लेंगे। क्यू ए क्या है 2 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर 2 माइक्रोकूलाम है, यहाँ पर क्यू बी जो है -5 माइक्रोकूलाम है, क्यू सी जो है वो फिर 2 माइक्रोकूलाम है और क्यू डी फिर -5 माइक्रोकूलाम। ये 4 चार्जेस दिए गए हैं। कह रहा है कि इसके सेंटर पर एक चार्ज रखा गया है। सेंटर का मतलब डायगोनल्स का जो इंटरसेक्शन होता है यही हमारा सेंटर होता है। तो इस तरह के यहाँ पे सेंटर पर एक चार्ज रखा है। क्या है ये 1 माइक्रोकूलाम है। साइड इसकी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर सारी साइड हैं। सारी चीज़ों को हम लोग फिगर के माध्यम से बना लेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है कि What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of square? यहाँ पर एक 1 माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा है, 1
माइक्रोकूलाम का चार्ज रखा है। पूछा गया है इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल चार्ज यहाँ अगर 5 हैं तो हर चार्ज पर 4 फोर्सेज लगेंगे। इफ़ देयर आर n चार्जेज ओवरऑल देन ईच चार्ज विल एक्सपीरियंस n-1 फोर्सेज। हियर ओवरऑल चार्जेज आर 5 देन ईच चार्ज विल एक्सपीरियंस 4 फोर्सेज। तो यहाँ ये चार्ज 4 फोर्सेज को एक्सपीरियंस करेगा, एक ए के कारण, एक बी के कारण, एक सी के कारण, एक डी के कारण। स्वयं के कारण फोर्स नहीं जनरेट होता, ठीक है ना। कोई दूसरे चार्ज होंगे, उनके बीच की दूरी होगी, अट्रैक्शन या रिपल्सन उनकी लाइन ज्वाइनिंग पर लगेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 2 माइक्रोकूलाम है, यहाँ 2 माइक्रोकूलाम है, यहाँ 1 है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ध्यान करो यहाँ पर ये स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, तो जो डायगोनल होगा, है ना, डायगोनल होगा वो हो जाएगा a√2, यानी a है 10√2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा तो OA = OB = OC = OD। देखो O से A की दूरी, O से B तक की, O से C तक की, O से D तक की, ये सारी बराबर होंगी। स्क्वायर में डायगोनल आधे आधे पे काटते हैं, ये बराबर होगी। और ये क्या हो जाएगी 10√2 का आधा, यानी कि 5√2 सेंटीमीटर। हालांकि इस दूरी की अभी हमें कोई ज़रूरत पड़ने नहीं वाली है। क्यों, ऐसा भी हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं ये दूरी x है, ये x है, ये x है, ये x है, और इसी को हम मान लेते हैं क्या x से। यही 5√2 जो है वो क्या मान लेते हैं x है। ये बताओ A वाला जो फोर्स है O पर लगेगा जब, तो ये रिपल्सिव लगेगा, ये इधर लगेगा। ये इस फोर्स को हम कहेंगे वेक्टर FOA। और ये 2 माइक्रोकूलाम वाला इस पर जो लगाएगा वो इसके जस्ट अपोजिट लगेगा, वो फोर्स होगा वेक्टर FOC। तो FOA की वैल्यू निकालेंगे। FOA और FOC देखो आपस में बराबर होंगे। 2 इलेक्ट्रिक फोर्सेज आपस में अगर बराबर हैं तो कब बराबर होंगे, जब उनके चार्जेज के पेयर बराबर हों और जब उनके बीच का सेपरेशन बराबर हो। क्योंकि फार्मूला क्या है, F = K/Q1/Q2/R²। तो अगर K तो कांस्टेंट होता है 1/4πε0। तो अगर एयर में ये चीज़ें हैं तो K तो कांस्टेंट है ही, Q1 Q2 पेयर अगर बराबर हो जाए और दूरी बराबर हो जाए तो F बराबर होंगे मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये 2 और 1 माइक्रोकूलाम का पेयर है और दूरी क्या है x है, x यही 5√2 है। यहाँ पर 2 और 1 है, इनका भी पेयर बराबर है, बीच की दूरी x है। तो यहाँ भी वही चीज़ें हैं, तो पेयर बराबर है और दूरी बराबर है, तो ये वैल्यूज आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। K × 2 × 10⁻⁻⁶, 2 × 10⁻, एक 2 है और एक क्या है 1 है, 1 × 10⁻⁻⁶ अपॉन x²। तो ये दोनों आपस में बराबर क्यों है, पेयर बराबर है और दूरी बराबर है। और यहाँ देखो ये वेक्टर FOA एंड वेक्टर FOC आर अपोजिट इन डायरेक्शन। किसमें है ये, अपोजिट इन डायरेक्शन। ये दोनों डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। यानी कि अगर एक का n कैप है तो एक -n कैप की डायरेक्शन में है। तो अगर 2 इक्वल और अपोजिट फोर्सेज होंगे तो इनका नेट क्या होगा। तो देयरफॉर वेक्टर FOA बराबर क्या है, माइनस वेक्टर FOC। ये हो गया कि नहीं हो गया भाई। दोनों देखो डायरेक्शन में अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में बराबर आ गए। कैसे आ गए, क्योंकि दोनों पेयर बराबर हैं। यहाँ भी यही 2 पेयर हैं और दूरी x है, यहाँ भी यही 2 दूरी है, वही x है। सेम थिंग इज फॉर B एंड D।
बी के कारण ओ पर जो फोर्स लगेगा वो देखो, अब ये बी वाला फोर्स जो है वो इधर लगाएगा, देखो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, तो यह फोर्स हमारा हो जाएगा वेक्टर एफ ओ बी, और इस ओ को ये भी अट्रैक्ट करेगा, तो इधर एक फोर्स लगेगा, ये हो जाएगा वेक्टर एफ ओ डी। अब यहाँ पर भी एफ ओ, नाउ अगेन एफ ओ बी और एफ ओ डी आपस में बराबर होंगे। देखो यहाँ वेक्टर नहीं लगाया है हमने, वेक्टर नहीं लगाया तो केवल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ भी पेयर बराबर हैं। के पेयर कौन कौन से हैं? 5 × 10⁻⁻6 और 1 × 10⁻⁻6 ओवर वही x²। तो यहाँ देखो वही पेयर 1 और 5 का यहाँ भी है, 1 और 5 का यहाँ भी है, वहाँ भी x दूरी यहाँ भी x दूरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में देख रहे हो अपोजिट भी है, क्योंकि एक ही डायगोनल पर ये है, एक बी की तरफ एक डी की तरफ, तो एक ही डायगोनल पे अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर तो वेक्टर एफ ओ बी एंड वेक्टर एफ ओ डी आर अपोजिट इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में अपोजिट हो गए, दिख रहे हैं, और मैग्नीट्यूड में बराबर हैं। तो अगर डायरेक्शन में बराबर है, मैग्नीट्यूड में अपोजिट है, तो एफ ओ बी बराबर क्या हो जाएगा? -FOD। ठीक, अब देखो इस चार्ज पर ये दोनों फोर्सेज हम निकाल लिए, ये दोनों फोर्सेज निकाल लिए। अब हमसे पूछा गया है कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज, तो चलो नेट फोर्स निकालते हैं। देन नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 1 माइक्रोकूलम चार्ज क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेक्टर एफ ओ ए प्लस वेक्टर एफ ओ बी प्लस वेक्टर एफ ओ सी प्लस वेक्टर एफ ओ डी। ए के कारण, बी के कारण, सी के कारण, डी के कारण 4 फोर्सेज लगेंगे, चारों का जोड़। अब ये बताओ वेक्टर एफ ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? -FOC, यहाँ लिख दो, माइनस वेक्टर एफ ओ सी प्लस एफ ओ बी की जगह माइनस वेक्टर एफ ओ डी, ये रख दिया, प्लस वेक्टर एफ ओ सी प्लस वेक्टर एफ ओ डी। अब बताओ क्या दिख रहा है? एफ ओ सी माइनस में दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है, माइनस दिख रहा है, क्या हो गया? 0। तो इस तरह से मैथमेटिकली हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि सेंटर पर रखे जाने वाले जो चार्ज हैं उस पर लगने वाला फोर्स यहाँ पर 0 है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हम हल करेंगे। यहाँ वैल्यूज रखने से हमें कोई लाभ नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि ये इक्वल और अपोजिट थे। अगर ये इक्वल अपोजिट ना होते तब निश्चित रूप से हमें यहाँ x की वैल्यू 5√2 × 10⁻² का होल स्क्वायर करके आगे बढ़ाना पड़ता, जैसे कि आगे के क्वेश्चन में हम लोगों को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1.8 हमारा है 2 पॉइंट चार्जेज QA इक्वल टू 3 माइक्रोकूलम, QB इक्वल टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। क्वेश्चन नंबर ए है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग AB ज्वाइनिंग द 2 चार्जेज। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि 2 चार्जेज हैं 3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, जिनके जो बीच की दूरी है वो है 20 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1.8 NCERT का है +3 माइक्रोकूलम और -3 माइक्रोकूलम, यानी कि यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का काम कर रहा है। इनके बीच की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। इसके मिड पॉइंट पर, यानी कि दोनों चार्जेस से 10-10 सेंटीमीटर पर एक दूसरे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इन दोनों चार्जेस के मिड पॉइंट, तो इस चार्ज की दूरी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, इस चार्ज की दूरी भी 10 सेंटीमीटर हमारी हो जाएगी, ठीक है ना। इतना चीज़ तुम्हें याद रखना है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। इस पॉइंट पर
प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा राइट साइड में, ये ए है, ये बी है, क्यों होगा, ये ई ए होगा, ए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पर आउटवर्ड होता है मिलाने वाली लाइन पर आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज के कारण मिलाने वाली लाइन के इनवर्ड होता है, तो ई बी भी अंदर की तरफ ही होगा। अब हम पहले ई ए का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये हो जाएगा के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये फार्मूला लगेगा, यानी कि के इंटू क्यू की जगह क्या रखोगे 3 इंटू 10 की पावर -6 अपान आर की जगह 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। तो ये अगर निकालोगे तो k इंटू 3 इंटू 10 की पावर -6 है, ये 10 की पावर -2 हो जाएगा पूरा, और ये हो जाएगा 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलम। इसका जो डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स बी। इसी तरह से ई बी भी निकालोगे तो ई बी में भी वही दूरी है, वही चार्ज है, तो यहाँ पर भी के क्यू अपान आर स्क्वायर अगर लगाओगे तो के वही है, यहाँ भी -3 है तो 3 ही रखा जाएगा, और सारी चीज़ें वही हैं 10 इंटू 10 की पावर माइनस, क्योंकि मिड पॉइंट पर निकाल रहे हो तो यहाँ पर भी वही आएगा के इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4 न्यूटन पर कूलम, ये भी टुवर्ड्स बी। क्यों आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट पर प्लस के कारण आउटवर्ड होगा तो बी की तरफ जाएगा, और माइनस के कारण इनवर्ड होता है तो वो भी बी की तरफ ही जाएगा। तो इस तरह से अब हम लोग तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इक्वल टू वेक्टर ई ए प्लस वेक्टर ई बी। चूँकि ई ए और ई बी का डायरेक्शन एक ही है तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए स्क्वायर प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी cos 0 डिग्री का रूट, ये हमारा फार्मूला है। तो ये हो जाएगा बेटा मैग्नीट्यूड में ई ए प्लस ई बी। अब ई ए और ई बी दोनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, ये चूँकि ई ए और ई बी दोनों आपस में क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 2 ई ए के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू के इंटू 3 इंटू 10 की पावर -4, यानी कि 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये हो जाएगा 2 9 जाए 3 3 जाए 54 इंटू 10 की पावर 5, तो हो जाएगा 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम टुवर्ड्स बी। किसकी तरफ, टुवर्ड्स बी, या कह सकते हैं फ्रॉम ए टू बी। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके आगे ये इसका ए पार्ट था बेटा, अब यहाँ पर हमसे बी पार्ट पूछा गया है तो बी पार्ट को भी हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। बी पार्ट में कह रहा है इफ़ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। अब इस मिड पॉइंट पर एक चार्ज रखा गया है, उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। अगर इसी मिड पॉइंट पर एक चार्ज रखा जाता है, मान लेते हैं चार्ज Q है, तब इस पर लगने वाला फोर्स हमको निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब बहुत आराम से हम F इक्वल टू लगा देंगे Q इंटू E। तो Q क्या है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 इंटू E कितना है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 है ना, 15 4 जा 66, 15 5 जा 75, 6 81, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। अब देखना है कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी।
चूँकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन निकालना जरूरी है। कह रहा है ये नेगेटिव चार्ज है, इतना कूलाम चार्ज जो है वो क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव चार्ज पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो टोटल है वो ए से बी की तरफ है, तो इतने न्यूटन का फोर्स किधर लगेगा, टूवर्ड्स ए, यानी कि दैट इज अपोजिट टू, ये भी लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1.9 बच्चों, ए सिस्टम हैज़ टू चार्जेज QA 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम एंड QB इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम located at point 0, -15 and B 0, +15 centimeter respectively. What is the total charge and electric dipole moment of the system? तो बेटा एक चार्ज है यहाँ पर ए पॉइंट पर 0, -15, बेटा देख रहे हो 0, -15 का मतलब होता है कि यह नेगेटिव जेड एक्सिस पर है। तो हम तुरंत एक्सिस बनाते हैं एक्स वाई जेड। पहला जो है वो 0, -15 पर है, तो यह 0, -15 हो गया। यहाँ ये पॉइंट ए है, सभी लोग ध्यान देना। कह रहा है कि चार्ज QA 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, ये नेगेटिव जेड एक्सिस पर है, एक्स वाई जेड इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में होता है। ठीक है ना, ये अगर ये एक्स है ये वाई है ये जेड है, ये एक्स होता ये वाई होता तो ये जेड होता, ये एक्स है ये वाई है तो ये जेड होता, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एक्स है ये वाई है ये जेड है। तो नेगेटिव QA जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, और जो B है यानी कि QB जो है वो इतनी ही दूरी पर यहाँ पर 0, +15 पर है, और यह QB भी क्या है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम, यानी कि ये माइनस में है। माइनस का मतलब ये 15 सेंटीमीटर नेगेटिव जेड एक्सिस पर है, ये 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव जेड एक्सिस पर है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हमसे पूछा गया है कि इस डायपोल का नेट चार्ज, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, -2.5 × 10⁻⁻7 प्लस 2.5 × 10⁻⁻7 इक्वल टू 0। वैसे भी तुम जानते हो कि इलेक्ट्रिक डायपोल का जो नेट चार्ज होता है वह 0 होता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आ गया, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमें निकालना है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फार्मूला क्या होता है बेटा, P = Q × 2L। ये फार्मूला तुम जानते हो, लेकिन यहाँ पर ये याद रखना कि 2L जो है वो दोनों चार्जेस के बीच की दूरी है, यानी कि अगर ये मिड पॉइंट ले लो O, तो ये L की वैल्यू 15 सेंटीमीटर ये है, L की वैल्यू उधर भी 15 सेंटीमीटर है, या ये सीधे कह दो कि 2L की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है, तो 30 × 10⁻²मीटर हो जाएगा। और Q क्या है 2.5 × 10⁻⁻7 कूलाम। ठीक, तो 25 3 जा 75, 0 एक डेसिमल लगेगा, इंटू 10⁻⁹ कूलाम मीटर, यानी कि 7.5 × 10⁻⁸ कूलाम मीटर। देखो बेटा ये जो क्वांटिटी का है मैग्नीट्यूड आया, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का तुम मैग्नीट्यूड निकालते हो तो उस समय तुरंत ये चीज़ तुम्हारे स्ट्राइक करना चाहिए कि कहीं वो वेक्टर क्वांटिटी तो नहीं है। अगर वह वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस जगह पर उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को भी निकालना मस्ट है, अति आवश्यक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं P का जो हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया,
यह p वेक्टर है या स्केलर, तो तुम पाओगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ होती है। तो यहाँ पर देखो माइनस चार्ज कौन है, QB है, प्लस चार्ज क्या है, QA है। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, है ना, इट्स डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स, तो माइनस से प्लस, तो चाहे कह दो माइनस के कैप, चाहे क्या कह दो, टूवर्ड्स माइनस के कैप, और फ्रॉम QB टू QA, और फ्रॉम कुछ भी इसमें से लिख दो, फ्रॉम B टू A, तो QA से QB की तरफ, B से A की तरफ, ये B पॉइंट है, ये A है, ये B है, B से A की तरफ या नेगेटिव Z एक्सिस में, है ना, माइनस के, और टूवर्ड्स माइनस Z एक्सिस, ये माइनस के कैप माइनस Z एक्सिस, QB टू QA, फ्रॉम B टू A, इनमें से कोई भी आंसर तुम लिख दोगे तुम्हारा सही रहेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.10 देख रहे हैं। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क एक्टिंग ऑन डायपोल। तो बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी गई है, डायपोल मोमेंट की वैल्यू दी गई है 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ठीक है ना, और ये 30 डिग्री पर है इलेक्ट्रिक फील्ड से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, यानी न्यूटन पर कूलम। अब तुमको क्या निकालना है, कह रहा है टार्क निकालना है। तो टार्क का फार्मूला होता है बेटा PE sin थीटा। तो P की वैल्यू है 4 × 10⁻⁹, E क्या है 5 × 10⁴ sin 30। तो sin 30 की वैल्यू हो जाएगी, ये -5 हो जाएगा, इंटू 5 इंटू 1/2, तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻5 यानी 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, ठीक है ना। तो टार्क की ये डायरेक्शन, टार्क का ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो इसमें केवल क्या पूछा गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क, तो केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ये मैग्नीट्यूड हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद ए वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज 3 × 10⁻⁷ कूलम। क्यों दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलम, एक पॉलीथीन को रब करने पे इतना चार्ज आया है। एस्टीमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच, यानी कि पॉलीथीन को रगड़ा गया है किससे, ऊल से, और नेगेटिव चार्ज आया है, किस पर आया है, ए पॉलीथीन पीस रब्ड विद वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज, यानी कि पॉलीथीन पर ये नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक है ना, जब किससे रगड़ा गया है, ऊल से। तो तुरंत Q = यानी लगा देंगे, तो यानी इक्वल टू हो जाएगा Q/E। Q क्या है 3 × 10⁻⁷, अपॉन E क्या है 1.6 × 10⁻⁹। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 30/16 × 10⁻7, इसमें चला जाएगा तो हो जाएगा 12, तो +12 हो जाएगा, तो 2 8 = 215, तो n = 8 1 = 8, 7 15, तो 8 8 = 64, 6 8 7 = 8 5 इंटू 10⁻12, ये n की वैल्यू हो गई, n = 1.875 इंटू 10⁻12, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि ट्रांसफ़र होंगे। क्योंकि पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आया है, पॉलीथीन पर नेगेटिव चार्ज आया है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स
आर ट्रांसफर्ड टू पॉलीथीन फ्रॉम वूल, जिस पर आता है वो नेगेटिव चार्ज है, चूँकि पॉलीथीन नेगेटिव चार्ज है इसलिए पॉलीथीन पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? जिससे रगड़ा जा रहा होगा उससे आ रहे होंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं और किससे किस पर? तो वूल से पॉलीथीन पर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये तो ए था हमारा, ये 1.11 का ए था। बी पूछा गया है कि इज देयर ट्रांसफ़र ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, क्या वूल से पॉलीथीन पर मास का ट्रांसफ़र हो रहा है? तो यहाँ पर ध्यान देना है कि वूल से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, तो आंसर लिखेंगे S, है ना। सिंस इलेक्ट्रॉन हैज़ अ मास, इलेक्ट्रॉन हैज़ मास, therefore mass is transferring from wool to पॉलीथीन। ठीक, तो ये एक क्वेश्चन आपका और हो गया।